Today we are going to look at the contributions of Ferdinand de Saussure to modern linguistics. आज हम फर्डिनेंड डी सोशर्स की जो कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. बट बिफोर डूइंग सो आई विल इंट्रोड्यूस सोशर टू यू कि भाई फर्डिनेंड डी सोशर कौन था. हु वाज फर्डिनेंड डी सोशर? फर्डिनेंड डी सोशर बेसिकली एक स्विस लिंग्विस्ट था जो कि 26 नवंबर 1857 पे पैदा हुआ और 22 फरवरी 1913 में रोहलत फरमा गया. मतलब कि इसकी जो एज थी वो 55 थी. व्हेन ही डाइड ही वाज 55 ईयर्स ओल्ड. अच्छा, इसके पैदा होने और मरने की जो डेट है इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जब ये पैदा हुआ था तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट शुरू हुआ था. वो था वार ऑफ इंडिपेंडेंस. वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी 1857 में ही स्टार्ट हुआ था. और जब ये मतलब कि इसकी डेथ हुई थी 1913 में, तो इसकी डेथ के फ़ौरन एक साल बाद जो है वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई थी. तो इस वे में आई होप कि आपको सही से इसकी जो बर्थ डेट है और डेथ डेट है ये आपको सही से याद रहेगी. अब एक संस्कृति बुक है, उसमें लिखा जा रहा है कि जो सोशर थे वो एक संस्कृत के टीचर भी थे. और ये जो बुक है वो है पनिनी अष्टाध्याय. ये एक संस्कृति बुक है. इसमें लिखा जा रहा है कि जो सोशर थे ये एक संस्कृति टीचर थे. अब सोशर का जो भी काम किया हुआ था वो सारा तब पब्लिश हुआ जब वो मर गए थे. मतलब कि उसकी डेथ हो गई थी. उसके बाद उसकी जो उसका जो वर्क था, थ्योरीज थी, सारी कुछ वो बाद में पब्लिश हुआ था. उसके जो भी वर्क थे, थ्योरीज थे, उनको मतलब कि एक बुक में कंबाइन किया गया जिसका नाम रखा गया अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, और जिसको 1916 में जो है पब्लिश किया गया. मतलब कि उसकी डेथ के 3 साल बाद उसको पब्लिश किया गया 1916 में. सोशर की डेथ 1913 में हुई और इसका जो वर्क था 1960 में पब्लिश किया गया. तो मतलब कि इसको जो फेम या पॉपुलैरिटी है वो इसको मरने के बाद ही मिली थी. तो ये वो बात हो गई आतिफ असलम वाली कि इस दुनिया में इंसान अपने मरने के बाद ही पहचाना जाता है. सो वेल ही इज़ एटरली राइट बिकॉज सेम वाज द केस विथ फर्डिनेंड डी सोशर. अब जो सोशर के फॉलोअर्स थे उनके मुताबिक जो सोशर थे उनको खौफ रहता था कि उसकी जो आइडियाज़ हैं या फिर थ्योरीज़ हैं या फिर जो जो उसने काम किया है वो कहीं गलत ना हो. तो इस वजह से ही इसके जो मतलब कि काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं या इसका जो भी जितना भी इसने वर्क किया था लिंग्विस्टिक्स पे वो उसकी डेथ के बाद ही पब्लिश किया गया था दूसरे आथर्स के मतलब के बुक्स में. अब इसका जो भी वर्क है, जो भी इसकी थ्योरीज़ हैं, ये उसने खुद नहीं लिखी थी या फिर उसने जो है कि खुद बुक नहीं कंपाइल किया था. बट उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसका वर्क इकट्ठा करके फिर उसको एक बुक की फॉर्म में पब्लिश करवा दिया. तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से वो अपने थ्योरीज़ को या उसने जो जो वर्क किया लिंग्विस्टिक्स पे उसको डर होता था, फियर होता था. उस वजह से ही उसने उनको पब्लिश नहीं किया कि भाई वो गलत ना हो जाएं. इस वजह से ही उसने जो है उनको पब्लिकेट नहीं किया. अब जिस बुक में इसके जो थ्योरीज़ हैं या फिर जो वर्क है वो ऐड किया गया उसका नेम था अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स. ये बुक चार्ल्स बेली और अल्बर्ट सिशाय ने कंपाइल की थी एंड दे बोथ वर डिसिपल ऑफ सोशर. वेल, तो ये जो सोशर थे स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर थे. मतलब कि जो स्ट्रक्चरलिज्म का आइडिया है ये सोशर का था और इसी आइडिया को जहन में रख के इसने बहुत सारे थ्योरीज वर्क मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स पे किया. वेल, तो जो जो इसकी कंट्रीब्यूशन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. आई एम गोइंग टू एड्रेस ऑल दोज कंट्रीब्यूशंस दैट ही हैज़ मेड फॉर मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स believing the idea of structuralism. So let me tell you that we are going to discuss Lang and Parole, also difference between Lang and Parole. Then we will look at diachronic and synchronic approach. After that I will discuss arbitrariness. It was also the concept of Saussure. ये भी एक Saussure का concept था. उसके बाद साइन थ्योरी को पढ़ेंगे.
विच इज़ अबाउट साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। साइन थ्योरी के बाद हम लैरेंजल थ्योरी पढ़ेंगे। देन आई विल टेल यू व्हाट इज़ रिलेशनलिटी, कि भाई सोशर ने रिलेशनलिटी के बारे में क्या कहा, या उसने रिलेशनलिटी की थ्योरी में क्या क्या बात की। एंड देन आवर फाइनल और कंक्लूडिंग टॉपिक, a subtopic will be syntagmatic and paradigmatic relationship. Well then, look at Lang and Perrow. Now look at the very first point of this slide, जिसमें लिखा हुआ है कि जो लैंग एंड पेरोल का कॉन्सेप्ट था या फिर उसमें जो डिस्टिंक्शन थी वो फॉर द फर्स्ट टाइम फर्डिनेंड डी सोशर ने ही एड्रेस की थी, या फिर उन्होंने ही जो है लैंग एंड पेरोल को डिस्टिंग्विश किया था। तो ये जो वर्ड लैंग है ये फ्रेंच टर्म है लैंग्वेज के लिए। इंग्लिश में हम लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच में लैंग बोला जाता है फॉर द आइडिया लैंग्वेज। जबकि ये जो पेरोल है ये भी एक फ्रेंच टर्म है जो स्पीच या फिर इंडिविजुअल अटरेंसेस को रेफ़र करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है। सोशर ने कहा कि लैंग जो है वो यूनिवर्सल है, वाइल जो पेरोल है वो इंडिविजुअल है। ऑन द अदर हैंड जो लैंग होती है वो लिमिटेड होती है, वाइल जो पेरोल होता है वो अनलिमिटेड होता है। लैंग लिमिटेड कैसे होती है? लेट सपोज लैंग तो है ही इस बात के बारे में कि किसी भी लैंग्वेज के रूल्स यानी कि सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज़ लैंग। तो वो रूल्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। उन रूल्स को फॉलो करते हुए जो पेरोल होती है, स्पीच होती है या इंडिविजुअल अटरेंसेस होती है वो अनलिमिटेड बनाई जाती हैं, वो लिमिटेड नहीं होती। लेट सपोज आप लैंग इंग्लिश को कंसीडर कर लें और पेरोल जो है इंडिविजुअल अटरेंसेस देख लें, फिर आपको पता लगेगा कि आपको कितने सारे पेरोल यानी कि स्पीच या फिर इंडिविजुअल अटरेंसेस मिल रहे हैं, यानी कि अनलिमिटेड आपको इंडिविजुअल अटरेंसेस मिलेंगे। दैट इज़ वाई पेरोल इज़ अनलिमिटेड, लैंग इज़ लिमिटेड। फर्डिनेंड डी सोशर तो 20th सेंचुरी की बिगनिंग में ही उसकी डेथ हो गई थी। तो जो नॉम चॉम्स्की थे उसने भी मतलब कि उन्होंने भी कॉन्सेप्ट दिया था कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का, जो कि इक्विवेलेंट था लैंग एंड पेरोल के। उसमें जो लैंग था वो इक्विवेलेंट था कॉम्पिटेंस के और जो पेरोल था वो इक्विवेलेंट था परफॉर्मेंस के। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस में नॉम चॉम्स्की ने थोड़े बहुत डिफरेंट आइडियाज़ दिए हैं, जबकि लैंग एंड पेरोल के थोड़े बहुत डिफरेंट आइडियाज़ हैं। सो देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि एक जो है वो नॉम चॉम्स्की ने दिया हुआ है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का और लैंग एंड पेरोल का जो है सोशर ने दिया हुआ है। तो ये जो लैंग है इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। लैंग किसी भी एक लैंग्वेज का सिस्टम है। सिस्टम कैसे है? मतलब कि उस सिस्टम में आपके सारे रूल्स आ गए जो कि उस लैंग्वेज को बनाते हैं, या फिर सिंपली आप यूँ उसकी उस लैंग्वेज की ग्रामर के लें कि जो उसकी उस लैंग्वेज की ग्रामर है वो एक सिस्टम है। तो इस हिसाब से जो लैंग है, लैंग इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। लैंग जो है लैंग्वेज का सिस्टम है और उसी सिस्टम में जो सारे रूल्स इंक्लूड होते हैं या फिर जो भी पॉसिबल रूल्स हैं उस लैंग्वेज के, या फिर उस लैंग्वेज को बोलने के लिए जो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं वो सारे रूल्स जो हैं वो लैंग हैं। पेरोल जो है जिसके बारे में मैंने प्रीवियसली आपको बोला कि इट इज़ इंडिविजुअल अटरेंसेस आर स्पीच। तो एक बंदा या फिर एक स्पीकर कैसे उन रूल्स को यानी कि कैसे लैंग को फॉलो करके स्पीच या फिर इंडिविजुअल अटरेंसेस जो है बना रहा। सो पेरोल इज़ हाउ दीज रूल्स आर फॉलोड बाय द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, कि भाई उसी लैंग्वेज का स्पीकर कैसे उस लैंग्वेज के रूल्स फॉलो कर रहा है पेरोल मतलब के बनाने के लिए। अब ये आइडिया क्योंकि फर्डिनेंड डी सोशर ने दिया था तो उन्होंने इस आइडिया को कंपेयर किया था चेस गेम से। ठीक है, तो उसने क्या बोला था कि जो चेस गेम है उस चेस गेम के जो रूल्स हैं वो एक लैंग है। वो बोलता है कि रूल्स ऑफ द गेम आर लैंग, जो भी रूल्स हैं उस गेम के वो लैंग हैं। और फिर कहता है कि जो पेरोल है इट इज़ द एक्चुअल प्लेइंग ऑफ गेम, कि भाई उन रूल्स को फॉलो करते हुए
हर एक प्लेयर अपने मूव मतलब कैसे मूव ले रहा है, वो कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि जो लेंगे यानी कि रूल्स हैं गेम के वो सबके लिए एक हैं, सब प्लेयर्स के लिए वो रूल्स एक हैं। मैंने कभी चेस नहीं खेली एंड आई डोंट नो कि कितने प्लेयर्स होते हैं, आई थिंक दो ही होते हैं। तो वो जो रूल्स हैं वो दोनों प्लेयर्स के लिए सेम है, मतलब कि वो एक किस्म की लेंगे। तो एक ए प्लेयर है वो कैसे खेल रहा है और जो बी प्लेयर है वो कैसे खेल रहा है, वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और उनका जो मतलब कि वे ऑफ प्लेइंग है वो एक पेरोल है। सो ये कुछ डिस्टिंक्शन या फिर डिफरेंस है लैंग एंड पेरोल में। नाउ लेट्स लुक एट द डाइक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक अप्रोच। ये जो डाइक्रोनिक है इट इज़ इक्विवेलेंट टू हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है इट इज़ बेसिकली वन ऑफ द टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स जिसको डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंजेस इन अ लैंग्वेज ओवर टाइम और स्टडी ऑफ लैंग्वेज हिस्ट्री। ऑन द अदर हैंड सिंक्रोनिक इज़ द स्टडी ऑफ यूजेज ऑफ अ लैंग्वेज एट वन पर्टिकुलर मोमेंट। वक्तन फ़वक्तन एक लैंग्वेज में कौन सी चेंजेस आई हैं, कैसे आई हैं और किस किस मोड पे आई हैं, वो सब हमें डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स के थ्रू पता लगता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी एक लैंग्वेज का किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे या पार्टिकुलर टाइम पे यूजेज देखें तो उसको हम सिंक्रोनिक स्टडी कहेंगे। डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक इज़ अबाउट चेंजेस इन अ लैंग्वेज फ्रॉम वन पर्टिकुलर मोमेंट टिल टुडे, e.g. English in Shakespeare era till today, while synchronic linguistics could be defined as the study of a language at present times। अब आप पास्ट में किसी एक मोमेंट को सिलेक्ट करके उस मोमेंट से लेके आज तक लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज में जितनी जितनी चेंजेस आई हैं उन सारी चेंजेस को रिकॉर्ड करें तो उसको आप डायक्रोनिक अप्रोच कहेंगे या डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहेंगे। जैसे कि इंग्लिश जो शेक्सपियर के इरा में बोली जाती थी उसको अगर कंपेयर करें जो आज बोली जाती है तो ये सब पॉसिबल है डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स के ही थ्रू। वाइल अगर आप इंग्लिश का जो प्रेजेंट यूजेज है पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें या फिर कहीं भी किसी भी कंट्री में देख लें कि वहाँ पे किस वे में आज यूज़ की जा रही है और किस वे में 200 साल पहले यूज़ की जाती थी, तो उसको सिंक्रोनिक स्टडी आप कहेंगे। यूज़ ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान दीज डेज इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनिक अप्रोच। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कॉन्सेप्ट हालांकि दिए दोनों कॉन्सेप्ट सोश्योर नहीं हैं, पर सोश्योर जो है वो प्रायोरिटी दे रहा है सिंक्रोनिक अप्रोच को लिंग्विस्टिक्स में, कि भाई वो जो है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिंग्विस्टिक्स में, ऐसे सोश्योर बोलता है, ठीक है। और वो ऑब्ज़र्व करता है कि ये जो दोनों अप्रोचेज़ हैं इन दोनों को सेपरेट रखा जाए, अलग रखा जाए, ताकि जो लर्नर्स हैं या फिर जो कमिंग लिंग्विस्ट्स हैं वो उनको सेपरेटली पढ़ सकें, उनके कॉन्सेप्ट्स को सेपरेटली पढ़ा जाए। अच्छा, तो ये सोश्योर ये ऐसे क्यों कर रहा है, वाई ही डज सो? कॉन्सेप्ट तो दोनों उसी ने दिए थे डायक्रोनिक और सिंक्रोनिक के, तो वो सिंक्रोनिक को प्रायोरिटी क्यों दे रहा है, डायक्रोनिक को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, वो इसलिए कि अगर कोई भी लर्नर उस लैंग्वेज को सीखता है तो वो उसके पास्ट में नहीं जाता है। अगर अलबत्ता वो पास्ट में चला भी जाए तो वो जो पास्ट में लैंग्वेज जिस तरीके से वही लैंग्वेज पास्ट में बोली जाती थी तो उसको वो समझ नहीं आएगी। अब मैं आपको ये एक चैलेंज देता हूँ कि आप आज इंग्लिश जो बोल रहे हैं ये भी देखें और इंग्लिश जो ओल्ड पीरियड की बिगनिंग में बोली जाती थी वो भी देखें। तो वो जो ओल्ड पीरियड में इंग्लिश बोली जाती थी उसकी इवन के रिटन साइंस भी आपको समझ नहीं आएंगी कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए जो लर्नर्स होते हैं वो उस लैंग्वेज की पास्ट पे नहीं जाते, दे आर ओनली एंड ओनली कंसर्न विद द प्रेजेंट, कि भाई प्रेजेंट में वो कैसे बोली जा रही है। और जो सिंक्रोनिक है वो फोकस ही प्रेजेंट पे करती है कि भाई जो लैंग्वेज है वो आजकल कैसे बोली जा रही है। डायक्रोनिक तो आपको पास्ट बता दिया लैंग्वेज का कैसे बोली जाती थी, उसका जो कल्चर था, सोसाइटी थी, उसके साथ कौन सा ताल्लुक था, वो सारी चीज़ें डायक्रोनिक आपको बता दी। बट ये जो सिंक्रोनिक अप्रोच है, सिंक्रोनिक अप्रोच में आप
मतलब कि यही देखते हैं कि आज कैसे बोली जाती है लैंग्वेज, आजकल या फिर जो है इस सेंचुरी में जो लैंग्वेज है जो आप सीख रहे हैं वो कैसे बोली जाती है। तो इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर है, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, या जिसकी जो इंग्लिश है वो एक सेकंड लैंग्वेज है, तो वो उनका पास्ट से लेना देना कुछ भी नहीं है। वो जस्ट देखेंगे कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है या फिर जो कंटेम्प्रेरी टाइम है इसमें इसको कैसे बोला जा रहा है। तो यही वजह है जिस वजह से जो सिंक्रोनिक अप्रोच है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। अब पता है इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि लैंग एंड पेरोल में भी इसने जो एग्जांपल दिया था वो चेस गेम का दिया था। अब इधर भी जो सिंक्रोनिक को प्रायोरिटी दे रहा है, डायक्रोनिक को सेकंड प्रायर माना जा रहा है इसके द्वारा। तो इसको भी मतलब कि एक्सप्लेन करने के लिए इसने एग्जांपल दिया है चेस गेम का। तो इससे ज़ाहिर होता है कि कितना सोशल को मतलब कि कितनी ये गेम पसंद थी कि वो अपने हर एक कॉन्सेप्ट में या फिर हर एक आइडिया में चेस गेम को ही ले आ रहा था। तो सोशल बोलता है कि जो चेस बोर्ड होता है वो हर मिनट के बाद चेंज होता रहता है, मतलब हर प्लेयर अपना मूव करता है और जो चेस बोर्ड होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो ये कहता है कि अगर तब आप पहुँचें जब आधी गेम हो चुकी हो, तो फिर आप गेम तो समझ जाएंगे, लेकिन आपको ये ज़रूरत भी नहीं होगी कि कौन से प्लेयर ने कौन सा मूव लिया है, कैसे लिया है। मतलब यू विल नॉट बी कंसर्न विद द मूव प्लेयर्स हैड मेड, बट यू आर कंसर्न विद द स्टेट ऑफ गेम दैट यू कुड ओनली अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय पीसेस। सो ये तो था एक चेस का एग्जांपल। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लेट सपोज लूडो स्टार देख लें और आप एज्यूम करें कि 4 प्लेयर्स जो हैं लूडो खेल रहे हैं और आप मतलब कि दरमिया में ही आ पहुँचते हैं, और क्योंकि आप दरमिया में आ पहुँचे हैं तो आधी गेम तो मतलब ख़त्म हो चुकी होगी, आधी ही बची होगी। अब आपको ये तो पता नहीं होगा कि भाई कौन से प्लेयर ने कौन सा मूव लिया है, लेकिन आप गेम की सिचुएशन को देख के, गेम की स्टेट को देख के समझ जाएंगे कि भाई अब कौन विन कर रहा है, कौन लूज़ कर रहा है, किसकी गोटियां जो है कितनी घर पड़ी हैं और किसने कितनी गोटियां जो है वो पास कर ली हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ें आप समझेंगे। नाउ कम्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, दैट इज़ arbitrariness. Well, for Saussure, there is no natural or essential reason that why a particular sign represent a particular idea, but he calls it as the arbitrariness of the sign. अब सोशर बोलता है कि क्यों कोई पर्टिकुलर साइन किसी पर्टिकुलर आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। पर्टिकुलर साइन मतलब कि कोई भी एक वर्ड, और पर्टिकुलर आइडिया मतलब वो कॉन्सेप्ट जो वो वर्ड मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पे सोशर बोलता है कि देयर इज़ नथिंग नेचुरली इन्वॉल्व्ड, कि भाई वो जो पार्टिकुलर साइन है पार्टिकुलर आइडिया को नेचुरली रिप्रेजेंट कर रही है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसलिए इसको आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द साइन कंसीडर किया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ सोशर। तो इस पे एक एग्जांपल है वो ये कि वाई वी कॉल अ वेरी हाई एरिया ऑफ लैंड विथ स्टीप साइड्स एज माउंटेन। क्यों हम एक लंबी ऊंची स्टीप साइड्स वाले ऑब्जेक्ट को माउंटेन कहते हैं? क्या रीज़न है कि हम इसको माउंटेन ही कह रहे हैं? हम इसको वाटर क्यों नहीं कहते? हम इसको लेट सपोज क्लाउड क्यों नहीं कहते? या फिर इसको हम मोबाइल क्यों नहीं कहते? वेल, तो ये जो क्यों है इस वजह से ही सोशर कह रहा है कि कोई लॉजिक नहीं है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आर्बिट्रेरीनेस है साइंस की, यानी कि वर्ड्स की और उन मीनिंग्स की जिनको ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि ये जो माउंटेन है MOUNTAIN, इट इज़ जस्ट अ साइन, और ये जो कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक आइडिया है। तो आइडिया को आप मीनिंग भी कह सकते हैं। सो नाउ ये जो रिलेशनशिप है वर्ड यानी साइन और मीनिंग यानी आइडिया के दरमियाँ, यह सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्ररी है। लाइक यू कैन से इट इज़ द arbitrariness between the word and the
idea it represents or meaning of the word. अब ये तो आप सब मानते होंगे ना कि लैंग्वेज पहले नहीं आई बल्कि रियलिटी पहले आई है। जैसे कि जो वर्ड माउंटेन है ये पहले नहीं आया, क्योंकि ये वर्ड माउंटेन किसी भी एक लैंग्वेज का पार्ट है, तो ये पहले नहीं आया था। पहले वो चीज़ आई थी जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि अ वेरी हाई एरिया ऑफ लैंड विथ स्टीप साइड्स, ये एक कॉन्सेप्ट है इस वर्ड माउंटेन का। तो ये जो माउंटेन है ये पहले नहीं आया, मतलब कि ये जो माउंटेन वर्ड है ये पहले नहीं आया था। पहले वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है या जिसकी ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। फिर किसी ने माउंटेन को देख के इसको माउंटेन ही बोल दिया होगा। अगर वो इसको क्लाउड बोल देता तो आज इस माउंटेन को हम क्लाउड बोलते हैं, और जो क्लाउड्स होते हैं उनको कोई और वर्ड दिया जाता। अच्छा, कुछ एक्सपेक्शंस भी हैं कि ऐसा नहीं कि हर वर्ड और उस वर्ड की मीनिंग में आर्बिट्ररीनेस हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जैसे ओनोमेटोपोइक वर्ड्स हैं, आई, बस, हिस, स्प्लैश, ककू, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आर्बिट्ररीनेस नहीं है। सो इट इज़ एक्सेप्शन कि देयर एग्जिस्ट नो आर्बिट्ररीनेस इन द ओनोमेटोपोइक वर्ड्स. Now we will look at one of the interesting theories of Saussure, which is sign theory. This theory is basically about sign, signifier and signified. साइन क्या है, सिग्निफायर क्या है एंड सिग्निफाइड क्या है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें जो साइन है इट इज़ द आउटकम आर मीनिंग गेंड, जबकि जो सिग्निफायर है इट इज़ फिजिकल फॉर्म ऑफ अ साइन that could be printed word, sound, image, etc. and जो signified है it is the meaning idea expressed by a sign. जो meaning है या फिर idea है, कोई भी एक particular sign express कर रही है, या जो meaning है, idea है, किसी भी एक particular sign से associated है, तो उसको हम signified कहेंगे. Signified is a concept, object or idea. Well, इसके एग्जाम्पल के लिए एक आप पिक्चर देखें जो कि मैंने खुद ड्रा की है, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड में जो डिफरेंस है या जो इनकी एक्सप्लेनेशंस हैं। अब देखें, ये एक साइन है, ये क्या है, ये एक साइन है। तो सिग्निफायर मैंने आपको क्या बताया था, सिग्निफायर वाज अ फिज़िकल फॉर्म ऑफ अ साइन। तो इधर ये जो एक क्रॉस है ये क्या है, ये सिग्निफायर है। अब इस चीज़ को देख के जो आपके माइंड में आइडिया आया या फिर जो भी आपने मीनिंग समझी तो वो सिग्निफाइड होगा। सो इस ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल के लिए जो सिग्निफाइड है वो क्या है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ रिलीजन। सिग्निफाइड इज़ अ सिंबल ऑफ रिलीजन। ये एक साइन है और इसका जो सिग्निफायर है वो एक क्रॉस है, और ये जो चीज़ ये सिग्निफाई कर रहा है वो है एक रिलीजन की सिंबल, पार्टिकुलरली क्रिश्चियनिटी। या फिर चलें आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि इमेजिन करें एक कपल है, लेट सपोज, जिसमें एक लड़का जो है वो लड़की को डायमंड से प्रपोज कर रहा है। तो अब डायमंड को देख के और उस कपल को देख के आपके माइंड में पहली चीज़ क्या हिट करेगी, मे बी वो ये हो कि जो लड़का है वो अमीर है और वो लड़की से इतना प्यार करता है कि वो डायमंड से उसको प्रपोज कर रहा है। सो इफ़ प्रपोज्ड विथ अ डायमंड बिकॉज ऑफ वेल्थ एंड रोमांस, इट इज़ अ साइन. साइन इज़ ऑलवेज द आउटकम और द मीनिंग गेंड, वाइल जो इस सेंस में सिग्निफायर होगा वो एक वही डायमंड है, और जिस चीज़ को वो सिग्निफाई कर रहा है वो है वेल्थ, क्लास, रोमांस. सो दिस इज़ अबाउट साइन थ्योरी. आई होप it is now obvious. Laryngeal theory. It is one of the concepts of Saussure too, which were just overlooked in his contribution to modern linguistics. ये जो laryngeal theory है ये भी एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है Saussure का, जिसको इग्नोर किया गया या फिर यूँ कह लें कि ब्लर किया गया मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में।
Being the founder of structuralism, he opines that everything is structure. क्योंकि वो स्ट्रक्चरलिज्म में बिलीव करता है, तो वो ये कहता है कि हर एक चीज़ की स्ट्रक्चर होती है। उसका इतना यानी कि पुख्ता बिलीव है कि वो हर एक चीज़ में स्ट्रक्चर देखता है। For instance, if a teacher say a word how in a class, then students will predict the following words. Are you students? अब किसी एक क्लास में कोई क्लास टीचर सुबह सुबह आके बोलता है हाउ, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में जो कमिंग वर्ड्स होंगे प्रेडिक्शन के, वो होंगे आर यू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये इन वर्ड्स को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो बाय दिस वर्ड प्रेडिक्ट, इट मीन्स दैट लैरेंजियल थ्योरी इज़ अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड साउंड्स। इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है, इतना छोटा आइडिया है, शायद इसलिए इसको ओवरलुक किया गया हो। Relationality is also one of the Saussure's theories, in which he contends that the meanings of words arise through their relationships with other words. अब सोश्योर कहता है कि वर्ड्स के रिलेशंस होते हैं और उन रिलेशनशिप्स को देख के ही हमें उन वर्ड्स की मीनिंग मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, गुड मीन्स नथिंग अनलेस इट इज़ इन अपोजिशन टू बैड। जैसे कि वर्ड गुड है, अब इसका जो है रिलेशन है वर्ड बैड से, रिलेशन है अपोजिशन का। सो अगर ये रिलेशन गुड और बैड के दरमियान ना हो तो फिर गुड की भी कोई मीनिंग नहीं होगी। और द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैचलर कम्स फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स सच एज मैन, मैरिड एंड स्पिंटर्स एंड अनमैरिड वोमेन। या फिर जो दूसरा वर्ड बैचलर है, इसको आप देख लें तो इसकी भी जो मीनिंग है वो हमें दूसरे वर्ड्स से रिलेशनशिप के ज़रिए ही मिलती है। जैसे कि जो वर्ड बैचलर है, इसका जो रिलेशन है वो मैन से भी है, मैरिड से भी है, अनमैरिड वोमेन से भी है, आल्सो इसका जो एजुकेशन से भी रिलेशन है। तो ये सारे रिलेशंस देख के फिर उस वर्ड की जो मीनिंग है वो निकाली जाती है, एंड दैट इज़ द रिलेशनलिटी। वेल, दिस इज़ द थ्योरी which is the foundation of linguistic structuralism, that states that the meanings of sign come from the structure of the whole system they come from, not their reference to reality. ये जो रिलेशनलिटी की थियोरी है, ये एक बेस है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म के लिए, जिसमें जो मीनिंग्स है साइंस की, साइंस मतलब वर्ड्स, जो मीनिंग है वर्ड्स की वो हम स्ट्रक्चर्स को ही इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं। सो दिस थियोरी डिस्क्राइब्स अ काइंड ऑफ कंसेप्चुअल मीनिंग रादर देन अ रेफरेंशियल मीनिंग। तो इस थियोरी के मुताबिक हमें एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग मिलती है, रेफरेंशियल मीनिंग हम नहीं लेते इस थियोरी के मुताबिक। नाउ कम्स द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ Saussure, that is syntagmatic and paradigmatic relationship. A syntagmatic relationship involves a sequence of signs that together create meaning. अब ये जो syntagmatic relationship है, it is about the sequence of signs. You can say that the order of signs or order of words, जो कि मिलके meaning बनाते हैं। Well, a syntagmatic relationship involves signs that can replace each other, usually changing the meaning with substitution. अब ये जो सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप है, इसमें जो साइंस हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं, यानी कि साइंस स्टैंड फॉर वर्ड्स। आई रिपीट के जो साइंस ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट इज़ एक्चुअली द सिनोनिम ऑफ वर्ड्स। आप साइन बोलें, वर्ड बोलें, बात एक ही है। तो जो वर्ड्स हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं सब्सटीट्यूशन से, यानी कि सब्सटीट्यूट आप करें उन वर्ड्स को। सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप कंसर्न्स पोजिशनिंग, while paradigmatic relationship concerns substitution. ये जो syntagmatic relationship है, it is about the position of a sign, it is about the position of a word in a sentence, while the paradigmatic relationship is about the substitutions possible for a word. I will give you example on these relationships too, but before, take a look at this slide. The words in a sentence are all syntax, and together they form a syntagmatic relationship that creates meaning
If you change the order of sentence in a sentence, it can change the meaning significantly. John ate an apple ate John. अब जो सेंटेंस होता है उसमें हर एक जो वर्ड होता है वो सिंटेम्स होता है और वो सिंटेम्स मिलके एक सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो अगर आप उन वर्ड्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे यानी कि उन सिंटेम्स को चेंज करेंगे, उनकी जो पोजीशन है वो इधर उधर करेंगे, तो इट विल लीड यू टू समथिंग मीनिंगलेस। लाइक जैसे पहला सेंटेंस है जॉन एट एन एप्पल। अब इस सेंटेंस में जो सेंटेंस हैं जॉन एट एन एप्पल, इनको हमने इधर उधर किया, इनकी जो ऑर्डर है या फिर इनकी जो पोजीशन है वो हमने चेंज कर दी। एन एप्पल पहले रखा, एट जॉन। अब वर्ड्स जो हैं वो यानी कि सेंटेंस उनको इधर उधर कर दिया है, तो जो मीनिंग है वो भी सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई। पहला जो सेंटेंस है जॉन एट एन एप्पल, वो एक अलग से मीनिंग कन्वे कर रहा है और दूसरा वाला एक अलग से मीनिंगलेस मीनिंग कन्वे कर रहा है। So, two sentences using the exact same words, syntax, but very different meanings because the orders, the syntagmatic relationship of the words changed. अब मतलब ये जो दोनों sentences हैं इनमें वर्ड्स भी तो सेम ही हैं, यानी जो syntax हैं वो भी तो सेम ही हैं, मगर उन दोनों की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। वो इसलिए है क्योंकि उनका जो आर्डर है या उनकी जो पोजीशन है वो चेंज की गई है, यानी कि उनके सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप में चेंजिंग्स की गई हैं। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स। द डॉग वॉक्ड अराउंड माई यार्ड, एक ये सेंटेंस है। दूसरा है दिस कैट स्लेप्ट अंडर योर बेड। तीसरा है माई ब्रदर रैन इनसाइड हिज रूम। अब ये 3 सेंटेंसेस हैं, आप इनको देख लें। नाउ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, वाइल जो पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप है वो वर्टिकल एक्सिस पे है। द सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप इज सीन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइल द पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप इज सीन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस पे है वो है पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप, वाइल जो सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। अब जैसे कि आप इन तीनों सेंटेंसेस में इसका जो सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट का जो मेन नाउन है उसको आप कंसीडर कर लें। एक जो है वो है डॉग, दूसरा है कैट, तीसरा है ब्रदर। तो ये जो डॉग कैट ब्रदर है ये इनका एक दूसरे के साथ पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप है। और जो वर्ब्स हैं जैसे वॉक्ड, स्लेप्ट एंड रैन, इनका भी एक दूसरे से पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप है। वाइल ये जो वर्ड है, अब आप कोई एक सेंटेंस देख लें, माई ब्रदर रैन इनसाइड हिज रूम। तो इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये जो वर्ड्स हैं माई ब्रदर रैन इनसाइड हिज रूम, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सिंटैगमेटिकली मतलब कि रिलेशनशिप में हैं। इनका जो रिलेशनशिप है वो सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप है। मतलब अगर आप रो वाइज देखेंगे किसी भी सेंटेंस को तो वो उसका सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप होगा। अगर कॉलम वाइज देखेंगे तो वो उसका पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप होगा। मगर याद रहे कि सिंटैगमेटिक और पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास सिर्फ एक सेंटेंस काफ़ी नहीं है, आपके पास 2-3 सेंटेंसेस होने चाहिए ताकि आप उनको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकें कि पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप कैसे है और सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप उन जो सिंटैम्स हैं उनको उनका जो सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप है वो कैसे है। नाउ स्टार्ट एट एनी रो एंड रीड अक्रॉस फॉर द सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप। लुक अप एंड डाउन इन एनी कॉलम फॉर द पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। सेम बात है जो मैंने आपको बताई कि आप रो वाइज देखेंगे तो आपको हर एक सेंटेंस में सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप मिलेगा, और अगर आप कॉलम वाइज देखेंगे तो आपको वो पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप मिलेगा अमंग दी सिंटेम्स आर दी अमंग दी वर्ड्स साइंस। अब एक एग्जांपल है कि जो सेंटेंस था द डॉग वॉक्ड अराउंड माई यार्ड, इसमें जो अब सिंटेम्स है यानी कि जो वर्ड्स हैं या फिर जो साइंस हैं ये सारे मिलके इकट्ठे होके एक मीनिंग बना रहे हैं। पर अगर आप
किसी एक सेंटेंस को यानी कि किसी एक वर्ड को रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे वर्ड से, उसी कॉलम के किसी दूसरे वर्ड से, तो सेंटेंस भी फिर डिफरेंट बनेगा और उस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट होगी। जैसे कि आपने कोई एग्जांपल लेट सपोज लिया, द डॉग वॉक्ड अराउंड माय यार्ड, ये पहला पहला सेंटेंस था। अगर आप इसमें जो डॉग है इसको आप रिप्लेस करें उसी कॉलम के किसी भी एक वर्ड से, उसी कॉलम में जो दो वर्ड्स थे वो थे कैट और ब्रदर। अगर आप वहाँ पे कैट यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो सेंटेंस बनेगा द कैट वॉक्ड अराउंड माई यार्ड। तो अब ये जो हमारे पास न्यू सेंटेंस बन गया और इस सेंटेंस की मीनिंग भी डिफरेंट हो गई। एंड इट ओनली हैपेंड ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ वन वर्ड विथ अनदर इन पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। सो ये थे कॉन्सेप्ट्स, वर्क, थियरीज, आइडियाज़ सारे सोशल लिंग्विस्टिक्स के। और इन सब थियरीज़ को, आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को कलेक्टिवली एक कंट्रीब्यूशन कहा जाता है जो कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में बहुत सराहा जाता है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इफ़ नॉट देन आप कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे FB पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। एंड इफ़ आपको इस लेक्चर की स्लाइड्स या फिर नोट्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करें एंड आई विल प्रोवाइड यू। सो थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।